हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। लेकिन उससे पहले जरा मोटू लाल के साथ हुए हादसे को जान लेते हैं। अरे भैया, मेरे साथ तो एक बहुत ही अजीब हादसा हुआ था। मेरी नानी के घर के पास में ही एक जंगल है। मैं अचानक से खेलते खेलते वहाँ पर चले गया था एक दिन। तो वहाँ पर बड़े अजीब अजीब लोग मुझे देखने को मिले। जिंगलाला हु हु, जिंगलाला हु हु। यहाँ क्या कर रहे हो लड़के? तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर हम लोग रहते हैं। जिंगलाला हु हु, जिंगलाला हु हु। अरे 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 अंकल, आप लोग रहते हो यहाँ पर? सॉरी, मुझे पता नहीं था। मुझे तो लगा जंगल के अंदर सिर्फ जानवर लोग रहा करते हैं। सॉरी सॉरी अंकल, मैं अभी यहाँ से चले जाता हूँ। अरे चीकू, उन लोगों से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं थी। वो आदिवासी थे। देखो, थोड़ा सा उनका बिहेवियर रूड हो सकता है, लेकिन अगर तुम थोड़ा उनसे दोस्ती करना चाहते तो वो दोस्त भी बन जाते तुम्हारे। देखो, जो फॉरेस्ट होती है ना, और जो भी हमारी सोसाइटी होती है फॉरेस्ट की, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। लेकिन सबसे पहले जो फॉरेस्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि इनसे हमें ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मेडिसिन्स मिलती हैं फॉरेस्ट से, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वुड और ना जाने क्या क्या चीज़ें। फॉरेस्ट के अंदर लार्ज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना भी होता है। अब फ्लोरा किसे बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं हम फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स जितने भी हो गए उन्हें, और एक फॉरेस्ट के अंदर जितने भी एनिमल्स हो गए उन्हें बोलते हैं वहाँ की फौना। जैसे कि अमेज़न फॉरेस्ट है, या फिर जो वेस्टर्न घाट्स के अंदर फॉरेस्ट है, वहाँ पर भी बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है। देखो, फॉरेस्ट इतने यूज़फुल हैं, लेकिन फिर भी देखते ही देखते डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? डिफॉरेस्टेशन का सिंपल मतलब यही है कि देखते ही देखते जो फॉरेस्ट हैं वो डिसअपीयर होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। आखिरकार डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉजेज़ हैं? ब्रिटिशर्स जब इंडिया के अंदर आए तो देखा उन्होंने, अरे इंडिया के फॉरेस्ट तो ऐसे ही खाली पड़े हैं, चलो इनसे भी कुछ पैसा कमाया जाए। तो इन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज़ वगैरह हैं इन्हें कट करके, और जो भी एनिमल्स हैं उनको तो छोड़ो, उनकी कोई फिक्र ना करते हुए इन्होंने सोचा कि हम लोग मुनाफा कमाएंगे फॉरेस्ट के अंदर भी कल्टीवेशन करके। तो ब्रिटिशर्स सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोचते थे और इन्होंने फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। फॉरेस्ट से जो भी वुड मिला करता था, इसे ये लोग इंग्लैंड में भेज दिया करते थे। एक्सपोर्ट मतलब कि भेज देते इंग्लैंड में। अब ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि इंग्लैंड में वुड की ज़रूरत थी बड़ी बड़ी शिप्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो इंडिया के फॉरेस्ट थे, उनसे ट्रीज़ को कट करके कहाँ पर भेजा जा रहा था? इंग्लैंड में, टू बिल्ड शिप्स। जो फॉरेस्ट की वुड थी उसका इस्तेमाल रेलवे के अंदर भी हुआ करता था, जैसे कि ट्रेन्स के फ्यूल के लिए या फिर रेलवे लाइंस के लिए। जो रेलवे लाइंस थी उनके नीचे ये जो फॉरेस्ट की वुड थी उसे लगाया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट थी फॉरेस्ट वुड, जिससे कि ट्रैक्स एक जगह पर अच्छे से रहें। प्लांटेशंस भी एक बहुत बड़ा कारण थे डिफॉरेस्टेशन का। मतलब कि फॉरेस्ट के लैंड को कट करा जा रहा था, फॉरेस्ट के जो ट्रीज थे उन्हें कट करा जा रहा था, जिससे कि वहाँ पर प्लांटेशन हो सके। अब प्लांटेशन का मतलब क्या है? जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे, कुछ इम्पॉर्टेंट वाले क्रॉप्स जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर की जो प्लांटेशन हो गई, ये ग्रो करवा रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये वाले क्रॉप्स महंगे दाम पर बिका करते थे। तो इन्होंने फॉरेस्ट को कट करके यहाँ पर ये वाले क्रॉप्स ग्रो करवाना शुरू करा, और फिर इनको यूरोप में महंगे महंगे दाम पर बेचकर खूब सारे पैसे कमाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ब्रिटिशर्स ने अपने लालच के मारे ऑलमोस्ट इंडिया के कितनी सारी चीज़ों को, कितने सारे अच्छे अच्छे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर, जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे। इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज़ मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज़ नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है।
इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। ब्रिटिशर्स ने एक जर्मन एक्सपर्ट डाइटरिच ब्रेंडिस को फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया बनाया। अब जो डाइटरिच ब्रेंडिस थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का सेटअप करा 1864 के अंदर। साथ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए। उन रूल्स एंड रेगुलेशन को बोला गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865, क्योंकि इसी दौरान इन्होंने ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे। इम्पर्ल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी सेटअप हुआ देहरादून के अंदर। कब हुआ? 1906 के अंदर। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री यहाँ पर सिखाई जाती थी। अब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के अंदर सर क्या समझाया जाता था, फॉरेस्ट के बारे में क्या पढ़ाया जाता था? यहाँ पर ये सिखाया जाता था कि किस तरीके से हमें ट्रीज़ जो हैं फॉरेस्ट के अंदर कट करने हैं और उनकी जगह फिर और ट्रीज़ लगाने हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स भी बनाए जाते थे, मतलब ऐसे प्लान्स जिसके अंदर जितने भी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे वो ये डिसाइड करते थे कि कितने ज़्यादा हम लोग पेड़ काट सकते हैं और फिर उनके बदले कितने और पेड़ हमें लगाने हैं और किस टाइप के पेड़ लगाने हैं। लेकिन सर ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों कर रहे थे कि वो पेड़ काट रहे हैं और फिर उनके बदले लगा रहे हैं? ये तो बड़ी बेवकूफ़ी भरी बात है। देखो, ब्रिटिशर्स सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचा करते थे। जब वो 10 पेड़ काटा करते थे तो सोचो जो 10 पेड़ हो गए फुल्ली ग्रोन, अच्छे खासे बड़े पेड़, उनसे कितनी सारी लकड़ी मिलेगी और उसी के बदले वो 10 किसी एक नई जगह पर 10 छोटे छोटे पेड़ लगा दिया करते थे। सोचो एक छोटा सा पेड़ कितना होता है, इतना। लेकिन फिर वो दोबारा क्यों पेड़ लगा रहे थे? बिकॉज वो जो छोटे छोटे पेड़ हैं कुछ साल के अंदर वो भी बड़े हो जाएंगे, फिर दोबारा उनको भी कट करके उनकी वुड को ये ब्रिटिशर्स यूज़ कर लेंगे। तो आप देख रहे हो ब्रिटिशर्स सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। और रीप्लांटेशन का भी बहुत बड़ा पर्पस था, रीप्लांटेशन का भी। अच्छा, जो फॉरेस्ट था, जो फॉरेस्ट एक्ट था, मतलब कि जो फॉरेस्ट का रूल था, उसने फॉरेस्ट को कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा। कुछ तो थे रिजर्व्ड फॉरेस्ट। अब देखो रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या था? ये फॉरेस्ट था सबसे बेस्ट वाला फॉरेस्ट, और यहाँ पर जितने भी विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, उन्हें अलाउ नहीं था इस फॉरेस्ट के अंदर जाना, कि तुम इस वाले फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये वाला फॉरेस्ट सबसे अच्छा है। फिर थे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते थे? जहाँ पर विलेजर्स जा तो सकते थे लेकिन उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। फिर था विलेज फॉरेस्ट। अब विलेज फॉरेस्ट के अंदर भी विलेजर्स कहीं बार जा सकते थे लेकिन उन्हें परमिशन भी लेनी पड़ती थी कभी कभी ब्रिटिशर्स से कि हम अपने विलेज फॉरेस्ट के अंदर जाएं या ना जाएं। जो विलेजर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे इन फॉरेस्ट एक्ट से। अब दुखी क्यों थे विलेजर्स? क्योंकि वो कभी भी फॉरेस्ट के अंदर चले जाते थे, इनमें से तीनों जगहों पर चले जाते थे, वहाँ से उन्हें जो भी ज़रूरत का सामान होता था वो ले लिया करते थे। अब जो ज़रूरत का सामान था वो बहुत कम क्वांटिटी में लेते थे। इन ब्रिटिशर्स की तरह नहीं थे कि बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट की लेते ही जा रहे हैं। तो जो विलेजर्स थे काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से। लेकिन यहाँ पर जो विलेजर्स थे उनको ये भी बोल दिया था, जितने भी ब्रिटिशर्स थे, कि अगर तुम्हें हमने वुड को चोरी करते हुए पकड़ लिया, अगर आपको हमने वुड चोरी करते हुए पकड़ लिया तो हम आपको पनिशमेंट देंगे। लेकिन मजबूरी में जो विलेजर्स थे उन्हें कभी कभी वुड को चुराना भी पड़ता था। लेकिन सर वुड को क्यों चुराते थे? क्योंकि उस समय गैस वगैरह तो होती नहीं थी, वुड को बर्न करके ही खाना वगैरह बनाया जाता था। तो यहाँ पर विलेजर्स की भी मजबूरी थी कि उन्हें वुड लेनी पड़ती थी। अब एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर क्या होता है? देखो, जैसे यहाँ पर एक एरिया ऑफ लैंड है, यहाँ की ज़मीन के ऊपर आग लगा दी जाती थी। इस आग को लगाने के बाद यहाँ पर क्रॉप्स वगैरह ग्रो करे जाते थे। आफ्टर 1 to 3 ईयर्स यहाँ पर जब बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो हो जाते थे तो यहाँ के सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती थी। तो इस जगह को छोड़कर क्या करते थे, जो
शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे लोग, वो दूसरी जगह पर यही सेम मेथड अप्लाई करते थे। यहाँ के ट्रीज़ को देखो क्या करा, बर्न कर दिया, फिर यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करने लगे। फिर यहाँ पर 3-4 साल क्रॉप्स ग्रो करे, जब यहाँ के लैंड के अंदर भी न्यूट्रिशन की कमी होगी तो दूसरी जगह चले गए। अच्छा सर, पुराने वाले लैंड के ऊपर क्या होता था? उस वाले लैंड के ऊपर अपने आप कुछ समय में ट्रीज़ उग जाते थे और न्यूट्रिशन की कमी पूरी हो जाती थी। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें ये मेथड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इंडियंस का। बोले अरे ये क्या मेथड है, ये तो बड़ा गलत मेथड है। अब वो इस मेथड को गलत क्यों बता रहे थे? वो बोलते थे कि देखो, अगर इस तरीके से लोग क्रॉप्स को ग्रो करने लगे तो हमें तो प्रॉपर तरीके से टैक्स मिल ही नहीं पाएगा, हम लोग टैक्स को कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, और साथ में पूरे जंगल के अंदर आग लगने का डेंजर है। तो इस वजह से वो बोलते थे कि देखो ये सारी चीज़ें मत करो, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसे मत करो। ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। जब ब्रिटिशर्स ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन करा तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि नतीजे निकले। सबसे पहले तो वो लोग जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, और उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स ने तो बहुत गलत करा। लेकिन वो क्या ही कर सकते थे? तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने तो अपना ऑक्यूपेशन ही चेंज कर लिया, मतलब ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम था इसे छोड़कर कुछ और काम करने लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने रिबेलियन करा, मतलब कि खिलाफ खड़े हो गए ब्रिटिशर्स के कि देखो जो तुम कर रहे हो ये बहुत गलत है। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने और भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे, जैसे कि कौन कौन फॉरेस्ट के अंदर हंट कर सकता है। तो फॉरेस्ट लॉ के अकॉर्डिंग फॉरबिड था फॉरेस्ट के अंदर स्पेशली जो विलेजर्स थे उनके लिए हंटिंग करना, मतलब विलेजर्स किसी भी एनिमल को फॉरेस्ट के अंदर नहीं मार सकते थे। और जो ब्रिटिशर्स थे वैसे तो एनकरेज करा करते थे हंटिंग को एज अ बिग स्पोर्ट। वो बोला करते कि देखो हंटिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन खुद ही उन्होंने विलेजर्स जितने भी थे उनके लिए ये रूल एंड रेगुलेशन बनाया हुआ था कि फॉरेस्ट के अंदर तुम लोग हंटिंग नहीं कर सकते। तो अपनी मर्जी होती थी तब तो वो हंटिंग करते थे, लेकिन विलेजर्स को यानी कि इंडियंस को हम लोगों को अलाउ नहीं करते थे। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ये सैवेज होते हैं, वाइल्ड होते हैं और प्रिमिटिव होते हैं, मतलब कि पुराने ज़माने के होते हैं, वाइल्ड होते हैं ना, तमीज़ वगैरह नहीं होती। और ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ये बिल्कुल इंडियंस की तरह हैं, जैसी इंडियन सोसाइटी है, इंडियंस बड़े बदतमीज़ हैं, इनको तमीज़ नहीं है, तो इन वाइल्ड एनिमल्स को भी हमें तमीज़ सिखानी पड़ेगी, इनको भी सिविलाइज करना पड़ेगा, इंसान बनाना पड़ेगा, मतलब कि अच्छे से बिहेव करना सिखाना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स की सोच आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी ख़राब थी। वो इंडियंस को एनिमल्स से कंपेयर किया करते थे। न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। जब ब्रिटिशर्स ने इतने सारे डिफ़िकल्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए तो जितनी भी फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थी वो लोग रिबेल करने लगे, मतलब कि आवाज़ उठाने लगे। जो भी ये ब्रिटिशर्स ने चेंजेस लाए थे उनके खिलाफ बोला कि देखो ब्रिटिशर्स ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, जो भी तुम रूल बना रहे हो ये गलत है। द पीपल ऑफ बस्तर, बस्तर एक जगह है जो कि साउथ मोस्ट पार्ट है छत्तीसगढ़ का। वहाँ पर हमें देखने को मिला कि बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने आवाज़ उठाई। इनिशिएटिव लिया गया था दुर्वास के द्वारा, जो कि कंगर फॉरेस्ट के लोग हैं। उन लोगों ने बोला कि ये जो रिजर्वेशन हो रहा है ये बहुत गलत है, और यहीं पर सारा जो एक तरीके से रिबेलियन था उसकी शुरुआत हुई। मतलब यहाँ के लोगों ने सबसे पहले आवाज़ उठाना शुरू करी थी। न्यू लॉ ऑफ फॉरेस्ट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो भी उनकी गवर्नमेंट थी, उसने जो न्यू लॉ बनाया था उसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट का जो 2/3 प्लेस था वो क्या होगा, रिजर्व्ड होगा, मतलब कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होगा कंप्लीटली। और 1905 के अंदर ये लॉ बनाया गया था। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा, उन्हें पता था ऑलरेडी कि जितने भी लोग फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं वो इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तो उन्होंने उन लोगों के खिलाफ ट्रूप्स को भेज दिया, यानी कि सेना को भेज दिया, और बोला जितने भी रिबेलियन है, मतलब जो भी लोग हमारे खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनको जाकर सप्रेस कर दो, उनको जाकर दबा दो, उनको डरा दो, धमका दो, ये बोल दो कि हम तुम्हें बंदूक से मार देंगे नहीं तो हमारी बात मानो। तो बेचारे लोग क्या हो गए, थोड़ा बहुत सप्रेस हो गए, डर गए। ब्रिटिशर्स को 3 महीने लग गए दोबारा से पूरा कंट्रोल पाने में फॉरेस्ट का। लेकिन जो बस्तर के लोग थे वो लोग चुप नहीं रहे।
ब्रिटिशर्स ने भी डिसाइड करा कि चलो ठीक है, फॉरेस्ट वाली जगह है, ये लोग तो बात मानने नहीं वाले, तो इन्होंने बोला कि जो रिजर्वेशन है इसको हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं, इसको ख़त्म कर रहे हैं, और जो एरिया हम लोग कंट्रोल करने वाले थे इतना सारा, उसकी जगह हम हाफ, उसका मतलब आधा ही एरिया कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा और 1910 के अंदर इस रूल एंड रेगुलेशन को भी अप्लाई कर दिया था। 1905 के अंदर क्या रूल एंड रेगुलेशन था कि 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट को कंट्रोल करेगी कॉलोनियल गवर्नमेंट, लेकिन लोगों ने इतना ज़्यादा उन्हें प्रेशराइज करा कि बाद में उन्हें इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ा। चेंजेस इन जावा, जावा एक जगह का नाम है। जो कलंग्स थे, यहाँ पर जो लोग रहा करते थे कलंग्स, उन्होंने रिबेलियन करा डच लोगों के खिलाफ। डच लोग यहाँ पर कंट्रोल करा करते थे, ठीक है, तो इन्होंने रिबेल करा इनके अगेंस्ट, बोला कि देखो ये जो भी रूल एंड रेगुलेशन है ये काफ़ी गलत हैं और हम इन्हें फॉलो नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी इनको सप्रेस कर दिया गया, इनको दबा दिया गया, बोला गया कि देखो हमारी बात को मान लो नहीं तो हम तुम्हें गोली से मार देंगे। तो इस तरीके से जो कलंग्स लोग थे इन्हें दबाकर, डराकर, धमकाकर दोबारा कंट्रोल लिया गया। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होने लगी जावा के अंदर। जावा ये जगह है और यहाँ पर क्या होने लगी, यहाँ के लोग कुछ इस तरीके के ही क्लोथ्स पहनते हैं, तो यहाँ पर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होने लगी। सबसे पहले तो जो भी फॉरेस्ट लॉ थे इनको इनेक्ट करा गया जावा के अंदर। इनेक्टेड का मतलब कि अप्लाई करा गया, यहाँ पर सब लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे फॉरेस्ट के लॉज को। जो विलेजर्स थे उन्हें बोला गया कि आप लोगों को ये लॉ मानने पड़ेंगे, अगर आपने नहीं माने तो आपके ऊपर अटैक होगा, हमला होगा, सज़ा मिलेगी आपको। जितनी भी फॉरेस्ट से टिम्बर मिला करती थी यानी कि वुड मिला करती थी, उसका इस्तेमाल शिप्स या फिर रेलवे के अंदर होता था। जो डच गवर्नमेंट थी उन्होंने यूज़ करा बेलंगडोंगस्टीन सिस्टम था, इसका इस्तेमाल करा और इस सिस्टम के यूजेज से उन्होंने क्या करा, जितने भी फॉरेस्ट के आसपास लोग रहा करते थे विलेजर्स, उनको फ्री लेबर बनाकर काम करवाया करते थे। अब फ्री लेबर का मतलब क्या हो गया कि इन्हें कोई भी पैसा नहीं देते थे, फ्री में इनसे काम कराते थे। मतलब कि ज़रूर इनको डराते होंगे, धमकाते होंगे या फिर ये बोल देते होंगे कि देखो हम तुम्हें, अगर गलती से तुम्हें फॉरेस्ट में पकड़ लिया तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, या किसी पर्सन ने वुड वगैरह ले रहा होगा फॉरेस्ट से, उसे पकड़ लिया, बोला कि देखो तुम्हें जेल में डाल देंगे, नहीं तो फ्री में हमारे लिए काम करो। तो ये सारे सिस्टम्स यूज़ करा करते थी यहाँ की गवर्नमेंट। सैमिन्स मूवमेंट 1890s में, सैमिन जो कि रंडुब्लनटंग विलेज का था, जो कि एक टीक फॉरेस्ट था, वहाँ पर उसने क्वेश्चन करना शुरू करा स्टेट को, मतलब कि गवर्नमेंट को, कि ये जो फॉरेस्ट है इसकी ओनरशिप के जिम्मेदार आप कैसे हो सकते हो, ये जो फॉरेस्ट है इसके मालिक आप कैसे हो सकते हो। जब इस चीज़ को और लोगों ने सुना तो उनके दिमाग में भी ये चीज़ आई, तो उन लोगों को भी गुस्सा आया, उन्होंने भी से यही सवाल पूछा। तो ये मूवमेंट जो था ये स्प्रेड होने लगा, सब लोग यही पूछने लगे कि आखिरकार तुम लोग कैसे मालिक हो फॉरेस्ट के, अपनी मर्जी चला रहे हो फॉरेस्ट के अंदर, क्या मालिक हो तुम फॉरेस्ट के। ये जो डच लोग हैं जैसे ही फॉरेस्ट के अंदर आने की कोशिश करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लोग ज़मीन के ऊपर लेट जाएंगे, और हम लोग ज़मीन के ऊपर लेट जाएंगे तो ये लोग फॉरेस्ट के अंदर आ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देखो लोग ऐसे ज़मीन के ऊपर लेट जाया करते थे जब भी डच लोग आते थे, और रिफ्यूज़ कर दिया यहाँ के लोगों ने टैक्स पे करने को, और बोल दिया कि हम लोग लेबर भी नहीं परफॉर्म करेंगे, हम काम भी नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लोगों ने कितने ज़्यादा हार्डवर्क करा फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वर्ल्ड वॉर के दौरान डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सब कंट्री जीतने की कोशिश कर रही थी। जो वर्ल्ड वॉर थे वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेजर इम्पैक्ट डाला फॉरेस्ट के ऊपर, क्योंकि सारी कंट्रीज़ को वुड की ज़रूरत थी, फॉरेस्ट के सामान की ज़रूरत थी, तो वो लोग यूज़ करे जा रहे थे फॉरेस्ट का सामान। जैसे कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था हमारे इंडिया का, वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक रूल दिया कि देखो जितनी ज़्यादा लकड़ी काटी जा सकती है उतनी लकड़ी को काटो, और जो हम ब्रिटिशर्स हैं हमारी डिमांड को पूरा करो लकड़ी की। तो ऐसा ही हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी काटी गई और ब्रिटिशर्स ने इस लकड़ी का इस्तेमाल करा जंग के अंदर। जो इंडोनेशिया था, यहाँ के जो डच लोग थे, यहाँ पर जो डच लोग थे, इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया सॉ मिल्स को, और जितनी भी लकड़ियाँ थी, टीक लॉग्स थे, उन सारी लकड़ियों की पाइल्स को, मतलब जो लकड़ियाँ थी उनका पूरा झुंड था, उसके अंदर आग लगा दी। जो जापानीज़ थे उन्होंने जब इंडोनेशिया को ऑक्यूपाई करा, तो यहाँ पर इंडोनेशिया पे राज करते समय जापानीज़ ने भी बहुत सारी फॉरेस्ट के अंदर से चीज़ें ली।
मतलब सोचा ही नहीं कि हम लोग फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं, यहाँ पर एनिमल्स कैसे रहेंगे। पूरा ट्रीज वीज काटते गए और अपने वॉर के लिए फॉरेस्ट का सामान इस्तेमाल करते गए। न्यू डेवलपमेंट्स, जो गवर्नमेंट थी उसको एक चीज़ समझ में आ गई कि जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट को ज़िंदा रखने के लिए हमें लोकल कम्युनिटी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब विलेजर्स जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं या फिर वो लोग जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, इन लोगों की हेल्प से ही हम फॉरेस्ट को दोबारा सही कर सकते हैं। अब दोबारा से लोकल कम्युनिटी की गवर्नमेंट हेल्प लेने लगी। अच्छा, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हेल्प ली है लोकल कम्युनिटीज़ की, मतलब जो लोग फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, और इसकी वजह से हमें फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिली है। दिस लुकिंग आफ्टर इज डन बाय ईच मेंबर ऑफ द विलेज। अब देखो, ये जो फॉरेस्ट का ध्यान रखा जाता है, ये हर एक मेंबर विलेज का ध्यान रखता है फॉरेस्ट का, और हर एक पर्सन इन्वॉल्व होता है फॉरेस्ट का ध्यान रखने में। तो इस चीज़ से फॉरेस्ट जल्दी ठीक हो रहा है, और जो भी प्रॉब्लम्स ब्रिटिशर्स ने क्रिएट करी थी, अब फाइनली वो धीरे धीरे ख़त्म होती हुई दिख रही है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया, तो इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए या शाउट आउट चाहिए, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, उसके साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर बनना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर तो ज़रूर करना। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 की मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ।